नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस को लेकर। हरियाणा में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। लगभग सभी दल ग्राउंड पर एक्टिव हैं, ग्राउंड पर सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस भी अपने अलग अलग कार्यक्रमों के साथ मैदान में नजर आती है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर अब एक नया मूड सामने आया है। जी हां, अब तक एसआरके की यात्रा को लेकर सवाल उठा रही बाबरिया ने यात्रा को मंजूरी दिए जाने और यात्रा को आधिकारिक भी उनकी ओर से बताया गया है। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर कि क्या हाईकमान हरियाणा कांग्रेस को एक कर पाएगा। चर्चा हो उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा इन दिनों इलेक्शन मोड पर है। सभी दल चुनाव की तैयारी और जीत की जुगत में जुटे हुए हैं। ऐसे में आपसी गुटबाजी से दो चार हो रही हरियाणा कांग्रेस को कांग्रेस हाईकमान ने एकजुट करने का एक और प्रयास किया है और यही कारण है कि एसआरके की यात्रा को लेकर सवाल उठाने वाले हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के सुर बदले बदले से नजर आ रही हैं। जी हां, एसआरके की जन संदेश यात्रा को अब बाबरिया ने कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा माना है। मंजूरी मिल गई है। आपके प्रस्तावना मैंने काफी चैनलों से भी शेयर कर दिए हैं कि शैलजा जी ने एक अच्छी भावना से शुरू की थी। वो उनका एक वक्तव्य था, कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप था, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, मैडम आपको इसका सबका बना दें। और शी हैज ऑल्सो रिस्पोंडेड वेल। सभी लीडरों को साथ लेते हुए वो कर रही है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आने वाले दिनों में देखोगे कि हरियाणा में पार्टी पूरी एक बड़ी यूनिटी के साथ जो है विपक्ष को टक्कर देगी, भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि इससे पहले दीपक बाबरिया कहीं न कहीं ये स्पष्ट कर चुके थे कि जन संदेश यात्रा कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है और बिना हाईकमान की अप्रूवल के इस तरह की यात्रा नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, बाबरिया की ओर से पत्र लिखकर पार्टी कार्यकर्ताओं से केवल पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील की गई थी। जाहिर है, चुनावी आहट के बीच कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने, कांग्रेस नेताओं में संतुलन लाने का प्रयास किया है। लिहाजा पहले भी इस तरह के प्रयास होते रहे। पार्टी प्रदेश अध्यक्षों से लेकर प्रभारी बदले गए, लेकिन कांग्रेस में खेमेबाजी की तस्वीर नहीं बदली। ऐसे में देखना यह है कि इस बार हाईकमान के प्रयास रंग लाते हैं या फिर इस बार भी बिना संगठन और गुटबाजी के साथ ही कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा कांग्रेस को लेकर हम बात करने वाले हैं। क्या कांग्रेस हाईकमान के प्रयास रंग लाएंगे? बहुत बार किए गए हैं, कभी अध्यक्ष बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रभारी भी बदले गए, संगठन की लिस्ट नहीं आ पाती है, बयानबाजी, अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग खेमेबाजी। तो क्या चुनाव के करीब आकर इस बार हरियाणा कांग्रेस एकजुट हो पाएगी या फिर स्थिति इस बार भी ढाक के तीन पात वाली ही रहने वाली है? चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। वंदना पोपली प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत सुरेश जी आपसे। पहले बाबरिया कहते हैं कि ये आधिकारिक यात्रा नहीं है, हाईकमान के संज्ञान में नहीं है और हाईकमान के संज्ञान के बिना इस तरह की यात्रा नहीं हो सकती बिना अप्रूवल के। और अब ये कह रहे हैं कि ये मान्यता दी जा चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। तो क्या है अंदर की बात, किस तरह से सुर बदलेंगे दीपक बाबरिया की यात्रा को लेकर? देखिए ज्योति जी, एक बड़ी साधारण सी बात है। जिस समय बाबरिया जी ने कहा कि अप्रूवल नहीं है, उस समय नेचुरली उनको, वो प्रदेश के प्रभारी हैं और किसी भी पार्टी में, लोकतंत्र में हर पार्टी राजनीति करती है, अनुशासन जो है वो सब में होता है और प्रभारी का जो पद है वो भी सभी पार्टियों में है। और ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला है कि एक अच्छा मैसेज जाए या जिस तरीके से काम चलना चाहिए उस तरीके से चले। कहीं भी प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं में हर रोज हमारे विचार विमर्श होता है और एक दूसरे से सहयोग से, एक दूसरे की सलाह से, एक दूसरे की बात से वो एक निचोड़ निकालकर, एक निर्णय लेकर पार्टी को दिन प्रतिदिन मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले ये आपने हरियाणा की सड़कों पे भी दिख रहा है। पार्टी का हर नेता अपने अपने तरीके से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक की ये बात है
कि अपने तरीके से हर नेता पार्टी को मजबूत कर रहा है। और ये आज एक हरियाणा न्यूज के एक चैनल, जो प्रदेश का एक अहम चैनल है, आप खुद कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। तो ये जो हमारे बड़े नेताओं की ये कब कहा मैंने? कार्यशैली रही है। सुरेश जी, मैंने कब कहा कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है? आप नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। देखिए, अप्रूवल की जो बात आपने बोली, इसका यही तो मेरे हवाले से आप ये क्यों कह रहे हैं? मेरा नाम लेकर क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है? मैंने कहा, कब कहा मैंने? आपने कहा कि अब कोई वो नहीं है, ये भी नहीं कहा मैंने। जबकि दूसरी बात है, दूसरे चैनलों पे भी मैं 2-3 चैनलों पे जुड़ा, निचोड़ ये निकलेगा, इसकी बैठ कर ये निकलेगा कि आज मीडिया ने ये माना है पहली बार कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। और आने वाले लोकसभा से पहले ये बातें भी आ जाएंगी। गुटबाजी कहाँ पर है? जहाँ पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री 4 महीने तक अपना पेन डाउन रखते हैं, जहाँ पर बीजेपी के कदावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी उचाना में जेजेपी पार्टी को अपने गठबंधन, बीजेपी गठबंधन से बाहर निकालने की बात करते हैं, जहाँ पर अरविंद शर्मा जो रोहतक के सांसद हैं, वो मनीष ग्रोवर पर शायद 350 करोड़ रुपए के सैनिटेशन में घोटाले का आरोप लगाते हैं। और यही नहीं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी विषय में मिले हुए थे मनीष ग्रोवर के साथ। जो गुटबाजी है, आज मैं समझता हूं कि मीडिया से मैं आग्रह भी करता हूं एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि आप थोड़ा सा समय निकालकर इन पे भी प्रकाश डालेंगे तो प्रदेश की जनता को बेखूबी सारी बातें समझ में आने लगेंगी। और हमारा तो चाहे जन संवाद कार्यक्रम रहा हो, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो हो, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस हो, हर एक कार्यक्रम प्रदेशवासियों को कांग्रेस की एकजुटता का संदेश देता है और सभी नेता एकजुट हैं। और आपको अगर कोई किसी तरीके की मीडिया को गलतफहमी थी, वो भी दूर हो जाएगी। जो बहुत जल्दी सड़कों के ऊपर आपको नजर आएगा। गलतफहमी मीडिया को तो क्या गलतफहमी होगी सुरेश जी? बावरिया तो ये कह रहे हैं आपके नेताओं के बीच में गलतफहमी थी, उसे दूर करने का प्रयास किया गया है, उसे करेक्ट किया गया है। बाइक जो मैंने लगाई है, जो हमने शुरुआती रिपोर्ट हम क्यों दिखाते हैं, ताकि आप सुनिए और उसी के आधार पर हम चर्चा करें। बावरिया ये कह रहे हैं गलतफहमी थी और उसे करेक्ट करने का प्रयास किया गया। आप क्या कर रहे हैं? आप मीडिया पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, हमारी गलतफहमी चलो थी, बावरिया जी ने माना है। हम अपने जो प्रदेश प्रभारी हैं, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और 2-2 प्रदेशों के प्रभारी हैं, जो उन्होंने कहा तो हरियाणा कांग्रेस की तरफ से हम भी उनकी बात को फूल चढ़ाते। अगर गलतफहमी फिर वो दूर हो गई तो हम ऐसे प्रभारी महोदय के बहुत आभारी हैं कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी के समस्त हरियाणा वासी। वंदना पोपली जी, अब जो हरी झंडी दी गई है एसआरके की यात्रा को, कैसे देख रही बीजेपी इसे? क्या हुआ होगा? क्या हाईकमान ने एसआरके को समझाया है? बीजेपी की प्रवक्ता से आप पूछिएगा, या एसआरके ने हाईकमान को समझाया है? दूर होगी, हमारी तो चलो हो गई। ज्योति, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना बयान दूं उससे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेश रोड जी, उनकी एक स्टेटमेंट जिस तरह से उन्होंने आप पर ही डाल दिया कि आपने अभी भी कहा कि हरियाणा में गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, तो उस एक तरह से वो कह रहे हैं अरे कोई तो बोल दो, हम तो कह के थक रहे हैं, हमारा काम है प्रवक्ताओं का, इनके नेता तो मानते ही है, कम से कम जो एंकर है वही मान जाए। अरे कोई तो बोल दो कि गुटबाजी नहीं है, हम इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे नेता आपस में एक दूसरे को बयान देते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाए। तो इस उम्मीद से उन्होंने हो सकता है ये कहा होगा। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है ज्योति, यहाँ पर तेरी बारी मेरी बारी वो चल रहा है। शतरंज की जिस तरह से गोटियां फटकी जाती हैं, उसी तरह यहाँ पर गोटियां फटकी जा रही है। कभी कोई ग्रुप हावी हो जाता है, कभी कोई ग्रुप नीचे चला जाता है, फिर पहले वाला ग्रुप नीचे चला जाता है, दूसरा ग्रुप हावी हो जाता है। लेकिन एक चीज है, इस बार तो कहीं ना प्रभारी के साथ भी खेला हो गया। अभी आप देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि यह प्रभारी का पोस्ट जो है वो बहुत अच्छी होती है, सम्मानजनक होती है। ये बात अलग है कि प्रभारी अगर इच्छा का नहीं आए तो उसको मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता, उसको मना कर दिया जाता है कि आप मीटिंग में मत आइए, और वो प्रभारी चैनल पर बैठकर अपना दुखड़ा रोता है कि देखिए मुझे मीटिंग में बुलाया नहीं। मतलब प्रदेश का प्रभारी और उसको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। फिर अपने मन का प्रभारी आ जाता है, वो एक ग्रुप को कह देता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो अधिकृत नहीं है, आपको ये प्रोग्राम करने का राइट नहीं है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर एक तरह से ये सिस्टम चल रहा है कि किसी तरह
एक दूसरे पे कैसे हावी हुआ जाए। आप ये देखें कि जिस प्रकार से दीपक बाबरिया जी ने बयान दिया कि आपका प्रोग्राम जो है, ये एसआरके का प्रोग्राम जो है वो अधिकृत नहीं है, तो उसी समय अब दूसरा ग्रुप है, उन्होंने अपना जोर चलाया, वो पहुंच गए उच्च दरबार में राहुल गांधी जी के पास और वहां जाकर जो है कहीं ना कहीं प्रेशर टेक्निक करी। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा ही एक सिस्टम चल रहा है ज्योति कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे है, कि मेरा प्रोग्राम अधिकृत है तो तुम्हारा प्रोग्राम क्यों नहीं है। बस यही चल रहा है। इनको ना देश की चिंता है, ना राज्य की चिंता है, ना कार्यकर्ताओं की चिंता है। इनको सिर्फ अंदर अंदर अपनी सीटों का है कि कहीं ना कहीं अपनी सीटें मिल जाएं, कांग्रेस के अंदर ही अपना कहीं ना कहीं मान सम्मान जो है वो मिल जाए। वो बात अलग है कि जब इनको कह दिया जाता है, इतने बड़े पद के नेता, किरण चौधरी की बात कर लीजिए या रणदीप सुरजेवाला को बात कर लीजिए, शैलजा जी की बात कर लीजिए, ये पूरे राज्य के प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और शैलजा जी, उसके बावजूद भी यहाँ पर अपमान होता है और वो अपमान की घुट पीकर वो लगे रहते हैं, चले रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी कहीं ना कहीं सिर्फ प्रेजेंस दिखानी है। उनको पता है कांग्रेस तो आने वाली नहीं है, अच्छे से पता है, लेकिन पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंस बनी रहे। ये घर घर कांग्रेस की बात कर रहे थे, अपने घर में तो कांग्रेस ढूंढ लो पहले कि घर के अंदर कांग्रेस है या नहीं है। तो आपस में जो इनकी लड़ाई चल रही है, ये बार बार दिखाते हैं इसको लड़ाई को। ये क्लियर है कि इनको पता है सरकार तो कहीं आने से रही नहीं कि अपनी अपनी सीट निकाल लो, अपनी अपनी जो पोस्ट है उन्हीं के बारे में सोच लो। अब मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी यहाँ पर, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभी एक न्यूज भी आई है, हो सकता है कि जेन्युइन न्यूज है या नहीं है, कि दीपक बाबरिया जी एसआरके के प्रोग्राम में जाएंगे, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाएंगे? जब आप कह रहे हैं कि अब ये प्रोग्राम जो है अधिकृत हो गया है, अब ये पार्टी का प्रोग्राम माना जाएगा। वैसे हैरानी की बात है कि 3 बड़े नेता एक प्रोग्राम को चलाते हैं और ये कह दिया जाता है कि ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन किसी भी तरह से ऊपर से प्रेशर आया और उसके बाद इसको अधिकृत बना दिया, तो उसके बाद क्या भूपेंद्र हुड्डा जाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा जाएंगे? और छोड़िए, जब पार्टी का अधिकृत प्रोग्राम हो गया तो प्रभारी जा रहे, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे? तो ये बहुत सारे प्रश्न है जो अभी अनुत्तरित है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट बार बार क्या दिखाया जा रहा है कि देखिए हम एक दूसरे की फोटो लगा रहे हैं। भाई ठीक है, आप दूसरी पार्टियों पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, आपके पास अपना जवाब तो है नहीं, तो चलिए आ जाइए भाजपा पे शुरू हो जाते हैं, तो आप उसका जवाब भाजपा के थ्रू जरूर दे सकते हैं। लेकिन इतना बता दीजिए, आपकी पार्टी में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? ये बार बार न्यूज में दिखाया जा रहा है कि देखो इन्होंने एक दूसरे की फोटो लगानी शुरू कर दी। भाई साहब, फोटो तो लगा ली, जाओगे कि नहीं जाओगे ये भी तो बता दो। एसआर के आप हुड्डा जी के प्रोग्राम में आएगा या नहीं आएगा? हुड्डा जी उनके प्रोग्राम में जाएंगे या नहीं जाएंगे? और जब चले जाएंगे तब आप बताना कि उसके बाद कौन किसका कांटा निकालेगा। जी, इनके इलेक्शन में हमने देखा सारे एक ही मंच पर इकट्ठे हुए और कहा कि हम सब एक हैं, हम सब साथ साथ हैं, और हम सब साथ साथ करते जो आपने कांटे निकाले वो हम सबको पता है। तो ये ऊपरी दिखावा है, इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने ये जो डिफेंस डील चलती है इनकी, कभी घोटालों को लेकर चलती है तो कभी पदों को लेकर चलती है। बस मेरे इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या भूपेंद्र हुड्डा जी जाएंगे प्रोग्राम में? सुरेश जी, इनेलो को जोड़े उससे पहले वंदना पोपली जी का सवाल किया, ठीक है आप लोग पोस्टर्स पर फोटो लगाकर इस बात को जाहिर कर रहे हैं, ये बात इस तरह से पेश कर रहे हैं कि अब गुटबाजी नहीं है, लेकिन क्या भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, बाबरिया ये लोग जाएंगे? और क्या हुड्डा जो बैठक बुलाते हैं या उदय भान जो कार्यक्रम बुलाते हैं किए जाते हैं, उनमें ये लोग आएंगे? पार्टी के कार्यक्रम होंगे। पिछले 2019 की भी मैं वंदना जी को याद करा देता हूँ कि हमारी जो बस यात्रा निकली थी ना, राहुल गांधी जी की यात्रा से पहले, चुनाव की बात बता रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में सारे तमाम नेता हमारे एकजुट थे। राहुल की यात्रा की बात नहीं कर रहे, राज्य इकाई के कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बाबरिया ने जनरल हाउस की जो बैठक बुलाई उसमें भी एसआर के तीनों नेता नहीं थे। और अब तो बात ये है कि हुड्डा जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उदय भान की ओर से जो कार्यक्रम बुलाए जाएंगे या एसआर के जो यात्रा कर रहे हैं, क्या उसमें भूपेंद्र हुड्डा साहब जाएंगे? पोपली जी पूछ रहे हैं। जी, हमारे तमाम नेता एकजुट हैं और पार्टी के हर कार्यक्रम में सभी नेता मौजूद होंगे। और मैं आपकी ये भी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं, जब बाबरिया जी प्रभारी बनकर हरियाणा प्रदेश कार्यालय चंडीगढ़ में पहुंचे थे तो उसमें तमाम हमारे नेता थे। इसमें दुरुस्त क्या करना है? पहली बैठक में थे, दूसरी में नहीं थे। दूसरे प्रदेशों के प्रभारी अपने जनरल हाउस की जो बैठक बुलाई उसमें दुरुस्त क्या किया आपने? पहली बैठक में थे, उस दौरान भी किस तरह की नारेबाजी हुई थी, मीडिया के सामने किस तरह की बाइट्स दी गई थी, वो भी सबके सामने है, वो भी पब्लिक डोमेन में है। तो आप दुरुस्त क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। मैं मौजूद था सभा में, मैं उस मीटिंग में, बैठक में मैं ज्योति जी था, कोई ऐसी नारेबाजी नहीं हुई। कोई कार्यकर्ता पार्टी के प्रति अपने जोश में कोई नारे लगा देते हैं, वो बात अलग है, कोई अनुशासनहीनता नहीं थी उसमें।
मीडिया ने कुछ भी कहा, और मीडिया तो वहां अंदर था ही नहीं। तो मैं उस मीटिंग में था, ऐसी कुछ नहीं बात हुई। और जो दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा है तमाम कांग्रेस एक है, और बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में हम हराकर सरकार बनाने में सक्षम है एकजुटता के साथ। अभी आप देखते जाइए। चले पंजेटा जी को चर्चा में जोड़ते हैं। पंजेटा जी, पिछले कुछ जो कांग्रेस के फैसले थे उनसे लगा कि हो सकता है कि हुड्डा साहब को फ्री हैंड देने के मूड में है कांग्रेस हाईकमान, लेकिन अब एसआरके की यात्रा को जो अप्रूवल दिया गया कि उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है कि हम काफी समय से कांग्रेस के बारे में जितनी भी डिबेट कर रहे हैं, या तो इनका जो अंदरूनी जो इनका घमासान मचा हुआ है पार्टी के अंदर, या तो उसके बारे में चर्चा हो रही है, या कौन असली कांग्रेसी है कौन नकली कांग्रेसी है उसके बारे में चर्चा हो रही है, या पार्टी के अंदर इन्हीं के पार्टी के अंदर अनुशासन की बात करते हुए इनके प्रभारी जो उन्होंने सेक्टर 9 चंडीगढ़ में एक मीटिंग की थी जहां सभी नेता जब ये नए नए चुन के आए थे, दीपक बावरिया जी, चाहे वहां पर बात हो रही हो कि आप सब अपने अपने पर्सनल जो आपके इंटरेस्ट या गोल्स है उसको साइड पे रख के कांग्रेस या पार्टी की अपनी पार्टी की बात करें। देखिए ऐसा नहीं है कि कांटा नहीं निकाला गया, कांटा निकाला गया जींद से भी, कैथल से भी और हरियाणा से भी। जब राज्यसभा के चुनाव, हम केवल रणदीप सुरजेवाला की बात क्यों करते हैं, हम कुलदीप बिश्नोई जी को क्यों भूल जाते हैं, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ साथ हम अशोक तंवर जी को क्यों भूल जाते हैं। उसके बाद हरियाणा में जिस तरीके से रणदीप जी को जाना पड़ा, हरियाणा अपना ही अपना कहते हैं ना, जहां मातृभूमि को ही छोड़ के अगर किसी और स्टेट में जाना पड़ता है राज्यसभा के लिए, इतना अंदर से डर था उन्हें हुड्डा जी का कि वो उन्हें बनने नहीं देंगे, और वही हुआ। तो आपसी घमासान के साथ साथ यहाँ पे देखा जो जा रहा है, जो हुड्डा साहब के प्रोग्राम है वहां पर यहाँ दीपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वहां पे कोई और नेता नहीं है, और उनकी यात्रा में अब ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया मुझे नहीं पता कि कौन असली है कौन नकली है। पहले क्यों नहीं स्वीकृति दी गई, अब स्वीकृति क्यों दी जा रही है, किस बात का प्रेशर है, इंडिया अलायंस को जो टूट की कगार पे है, क्या इसका प्रेशर है कि कांग्रेस अपने आप में तो एकजुट हो जाए, बाद में तो आपके कोई घटक दल आपके साथ जुड़े ना जुड़े, क्योंकि अब बहुत से चैलेंजेस हैं। कांग्रेस को तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, हमने कोई नहीं देखा अभी तक कोई जनता की बात या जनता के हित की बात। जब भी कोई डिबेट होती है अब तकरीबन 1 साल होने को आ गया है, सिर्फ इनके अंदरूनी मामले, अंदरूनी घमासान, अपना वर्चस्व, कौन बड़ा लीडर है कौन छोटा लीडर है, उसी के बारे में हम चर्चा करते दिखे हैं। ऐसा पंजाब में हम देख चुके हैं पहले, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाना पड़ा, सुनील जाखड़ जी को जाना पड़ा, उसके बाद मनप्रीत बादल जी को जाना पड़ा। पंजाब के साथ हिमाचल में भी अगर एक देखे तो वीरभद्र जी के परिवार से एक शिफ्ट आया है कांग्रेस का, सुक्खू जी को बनाने का भी आया है। तो ये तो इस दौरान नारेबाजी देखी गई। हाँ, नारेबाजी देखी गई, प्रतिभा सिंह के समर्थकों की ओर से खूब नारेबाजी की गई। जी 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 ज्योति जी, बिल्कुल। और ये तो कांग्रेस में केवल नारेबाजी तक नहीं है, हम तो मतलब हरियाणा की जो कांग्रेस की बात करें, जो इतिहास उठा के देखे, तो हमने कैप्टन अजय यादव के समर्थकों को और हुड्डा जी के समर्थकों को, चलो अब तो इनके थोड़े टर्म्स ठीक है, गुड़गांव में भिड़ते देखा है, हमने भिवानी में भिड़ते देखा है, हमने हिसार में भिड़ते देखा है। जुत्तम जुत लड़ाई, ऐसे नहीं मैं बात कर रहा कि केवल कोई वर्बल स्टार्ट है, नो, नथिंग लाइक दैट। दे वर हैंड इन ग्लव्स, अपना इन्होंने पूरा का पूरा एक दूसरे को देवर थ्रोइंग ब्लोज। और जीता जाता एग्जाम्पल तो अशोक तंवर जी खुद है, जिनको फ्रैक्चर ही कर दिया, जो गर्दन में भी अपना काफी दिन पहन के रखा और शायद उनके हाथ में भी फ्रैक्चर कर दिया था। तो ये तो अब इतना ज्यादा इनकी लड़ाई इन आपस में पब्लिक में आ चुकी है कि कांग्रेस की, कि अभी भी ये कहने की मात्र बात है, और वो भी कहीं ना कोई कोई प्रेशर हो सकता है कि आप और लोगों को क्या साथ जोड़ेंगे, जब आप खुद ही मतलब इंडिया अलायंस के संदर्भ में बात करो, मैं आपके साथ और कौन जुड़ेगा, या जनता भी क्यों जुड़ेगी, जब आपस में ही आप इतना जूतम जूत है आपका, और आप पब्लिक में आपकी सारी बातें जाती है। ऐसी तो है नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी बात सीमित रह जाएगी। और देखिए, ये तो इससे कोई जगजाहिर बात है, जिस तरीके की
भाषा हरियाणा के जो प्रधान है उदय भान जी के द्वारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल, मेरे पास आज भी, मेरे को डिबेट भी याद है, किरण जी के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था वो बड़ा ही एक निम्न स्तर की, हाँ बिल्कुल निम्न स्तर की एक भाषा का एक प्रेसिडेंट है आप, और भूलना नहीं चाहिए कि वो हरियाणा के एक मुख्यमंत्री के परिवार से हैं, और खुद का भी उन्होंने बहुत रिकॉर्ड भी सेट किया है, बड़े मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट से भी वो जीत के आ चुकी हैं। तो अगर आप इनका बहुत लंबा सफर हो कांग्रेस में, और उन नेताओं को अगर आप बहुत छोटा पार्टी में दिखाने की कोशिश करें, और उनसे आगे एक बहुत जूनियर है मैं कहूंगा अभी दीपेंद्र हुड्डा, अगर उनको आगे प्रोजेक्ट करते हैं उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा जी, जाहिर सी बात भी है वो करेंगे, क्यों किसी और को करेंगे। लेकिन हाँ, ये क्योंकि एक हुड्डा जी की अपनी पार्टी तो नहीं है, ये बावरिया जी को भी समझना चाहिए, और पब्लिक क्यों जुड़ेगी, इन नेताओं का तो वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा अगर शैलजा जी को या एसआर के ग्रुप गुट पूरे को ही, क्योंकि इनका पॉलिटिकल कैरियर एक तरीके से आप खत्म कर रहे हैं। रणदीप जी को तो आप कर ही चुके हैं, कांटा निकाल चुके हैं उनका 2 जगह से, और उसके बाद हरियाणा के बाद राज्यसभा शैलजा जी के साथ भी आपने जब वो प्रधान थे उनको भी उनकी कार्यकारिणी नहीं बनाने दी थी। या तो कार्यकारिणी पे चर्चा होती है इनकी, या फिर इनका अपना अंदरूनी जो डिसिप्लिन है उसकी बात होती है। और जो राहुल जी भी आए थे, मुझे नहीं पता क्या वजह थी, वो किरण जी लैंडेड इन हॉस्पिटल जब वो फर्स्ट टाइम उनकी पिछली यात्रा हुई थी। तो क्या है इनका अंदरूनी, तो ये तो जग जाहिर है, ये आपस में इनकी लड़ाई कोई छुपी हुई लड़ाई नहीं है, और जनता ये भली बात ही समझती है कि केवल सत्ता का लालच है, किसी ना किसी तरह कौन किसके आगे आएगा, कौन असली है कौन नकली है, ये कांटा निकालने में ही लगे रहेंगे। और जनता इन पे क्यों विश्वास करेगी? जब ये आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते तो जनता इन पे क्यों, हरियाणा की जनता विश्वास करेगी? ठीक है तंवर जी, हालांकि विश्वास तो इंडिया गठबंधन को लेकर भी नहीं है लोगों में, क्योंकि आप लोगों का भी स्टैंड बहुत क्लियर है नहीं। लेकिन आप लोगों की साथी पार्टी कांग्रेस की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या अब जो कांग्रेस हाईकमान प्रयास कर रहे हैं चुनाव से पहले, एकजुट कर पाएगा हरियाणा कांग्रेस को? ज्योति जी, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, सर्वप्रथम आम आदमी पार्टी की जो बदलाव महासभा थी जींद में कल, उसमें जिस प्रकार से करीब 2 लाख लोगों ने शिरकत करी, मैं हरियाणा प्रदेश के जो भी जिन्होंने शिरकत करी उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और सभी का इस बदलाव महासभा में स्वागत करता हूं। इसके अलावा जो विषय है, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी बात कल कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 विषय हैं, और उन 5 विषयों पे अगर आज की सरकार संज्ञान करके उनको ठीक कर दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सर्वप्रथम आप ये 5 विषय तो मत पढ़िएगा, नहीं तंवर जी, आप नहीं ठीक ही कर रहे हैं। समान मुफ्त चिकित्सा। आप अरविंद केजरीवाल की स्पीच क्यों पढ़ रहे हैं? मैं डिबेट का टॉपिक क्या लेकर बैठी हूं? 24 घंटे मुफ्त बिजली और महंगाई से कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हरियाणा ने सुना। सुनिए मेरी बात, आप उनके उनके भाषण को तो रिपीट नहीं करेंगे ना सुखबीर जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। सुनिए, ऐसा नहीं, भाषण को रिपीट नहीं, बताना जरूरी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा बहुत स्वागत करती है हम भी शुरू हो जाएंगे मुद्दों को लेकर, जिस विषय पे अगर यहाँ पर बहस हो रही है, बिल्कुल अपने आप को प्रोमिनेंट दिखाना, प्रमुख दिखाना। सुखबीर तंवर जी, मुझे लगता है विषय पे बहस करनी चाहिए। वंदना जी, ये एडवर्टाइज जैसे बीच में ब्रेक में ऐड दिखाती है ना, जो देखो जो विषय था वो बताना जरूरी होता है, लेकिन आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आम आदमी नहीं, जरूरी आप तय नहीं करेंगे ना, जरूरी आप तय नहीं करेंगे, जरूरी आप नहीं बताएंगे सुखबीर तंवर जी, जरूरी आप तय नहीं करेंगे। और उसके बाद कृपा करके, मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का विषय यहाँ पर रख रहे हैं जो बच्चों की कसम खाकर झूठ बोल सकता है, और आप यहाँ पर कह राजनीति छोड़ देगा वो, जिसकी नस नस में राजनीति है। के विषय पे रहिए, विषय पे रहिए, नहीं तो बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। बात करूंगा, बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी कोशिश करती है ये दिखाने के लिए कि हम हरियाणा में बहुत कुछ है, कुछ नहीं है,
और ज्योति जी मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को बुलाना ही नहीं चाहिए जिस प्रकार से इनका बिहेवियर है। ज्योति जी इनको इनको रोकिए, क्या आवश्यकता है? रेवाड़ी हरियाणा में इनका क्या सिस्टम है ये बता दीजिए। मैं इनको रोकूंगी, हरियाणा लेकिन में आप क्या भी सिस्टम विषय है? पर ही बात ज्योति जी को करेंगे। रोकिए सुखबीर पहले। कंवर जी, नहीं अपने टॉपिक्स बीच में एडजस्ट करना ही ठीक नहीं है। बीच में क्या आप तो शुरुआत इसी से कर रहे हैं। ज्योति जी आप तो शुरुआत ही इससे कर रहे हैं। नहीं कोई भी गलत है। व्यक्ति मैं नहीं मेरे अलाउ मुंह करूंगी में आपको। सब डालेगा क्या? मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी। ये विषय क्या पर बात तरीका करें। है? आपने इनका शुरुआत भी में बता ठीक है, दूं मैं आपने अभी। एक वाक्य बोला, 2 बोले, 3 बोले, मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन आप पूरा ही उत्तर पूरे ज्योति विस्तार जी, से अरविंद केजरीवाल ज्योति के जी भाषण को विषय लेकर है। उत्तर देंगे। मैं अलाउ नहीं करूंगी। आप विषय पर बात करें। ज्योति जी मेरा कहना यह है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा विभाजित कांग्रेस के एकीकरण का स्वागत करती है। इसके अलावा जिस प्रकार से ये बहन जी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, अरे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपके साथ में सवाल जवाब करूंगा, आपके पास जवाब नहीं है, कैसी बात कर रहे हो भाई? वो उनका पार्टी का विषय है। अगर उन्होंने आपका एक भाषण यात्रा सुनने नहीं को आए मंजूरी सुखबीर कंवर दे जी। दी, या जिसकी भाषण इतनी सुनने बढ़ा नहीं चढ़ा आए। के आप बात कर ये रहे हो, आपकी आम आदमी निश्चित पार्टी तौर पे कार्यकर्ताओं की बैठक भारतीय नहीं जनता चल पार्टी रही को डर है है। इस अपनी बात बात का जवाब दो ना। अरे डर आम जिसको आदमी है वो तो पार्टी की दिख जो रहा बात है। होनी थी होगी जो है। राजनीति आप छोड़ने की सुनिए। बात कर रहा है, डर आप उसको है। सुनिए। आप प्रमुख सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? है। ज्योति जी ऐसे तो आप मुझे लगता है 2-4 पार्टियां और हैं, उनके भी प्रवक्ताओं को बिठाना शुरू कर दें, जिनको पता ही नहीं है विषय पे क्या बोलना है। हरियाणा में कितना परसेंटेज वोट है वो बता दीजिए। नोटा से कम वोट आपके आते हैं और सोचते हैं कि सारा प्रचार हम यही पर गन्ना करके पोपली जी, जाएंगे। आप सुन लीजिए। आप सुन नहीं, लीजिए आप अभी। प्रचार आप करने सुन के लिए लीजिए बुलाया अभी। है। आप सुन लीजिए अभी। नहीं, क्या मैं चुप हो जाऊं? नहीं, आप बात कहिए ना सुखबीर जी। अगर आप विषय पर बोलते हो, बहुत शांति से, बहुत अपनी तरीके से डिबेट चल रही थी अभी तक। ज्योति आप जी, डिबेट कर रहे हैं डिबेट इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस का सहयोगी होने के परिप्रेक्ष्य में सभी राजनीतिक दलों का जिस तरह का विषय है, जिस प्रकार से विगत के 10 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विषय हैं, मैं उन पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। 3 गुना से ज्यादा महंगाई, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया था, 2 लाख भी नहीं, और अग्निवीर में 70-80 हजार। अरे पंजाब तो संभाल लो, दिल्ली तो संभाल लो। आपके नेता तो जेल के अंदर पड़े हुए हैं। आपके नेता तो जेल के अंदर पड़े हुए हैं, नकली दवाइयां बेचने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है विषय पे अगर आपको बोलना है तो ठीक है, नहीं तो ज्योति जी इनको म्यूट करिए। ज्योति जी इनको म्यूट करिए अगर इस तरह का भाषण देने आ रहे हैं तो। इससे बुरी बात फिर आप ये भी चाहते हैं कि हम भी अपनी पार्टियों का यहाँ पे प्रचार करें, तो प्रचार हम कर सकते हैं। आज कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, वो पार्टी का प्रचार तो हमें भी करना आता है ना। सारी संस्थाएं बेच दी, इससे बुरा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता आपके पास कांग्रेस अरे के लिए कुछ शीश कहने को महल है। में रहने वाले कंवर साहब, कुछ क्या क्या कांग्रेस बेच को लेकर रहे हैं सबको पता है। शीश महल में रहने वाले क्या क्या बेच रहे हैं सबको पता है। और जेल के दरवाजे उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं जाते? ईडी बुला रही है, ईडी बार बार बुला रही है, जाते क्यों नहीं है? डर कौन रहा है? डर कौन रहा है ये बताइए ना सुखबीर कंवर जी। डर कौन रहा है? ईडी बुला रही है, जाते क्यों नहीं? ईडी बुला रही है, जाते क्यों नहीं? इसके अलावा ज्योति जी को म्यूट कराइए। यहाँ पे भाषण सुनिए थोड़ा ना है, विषय में अगर कुछ बात कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको म्यूट करिए। मुझे इतना बता दीजिए, नकली दवाइयाँ आप बेच रहे हैं, शिक्षा के नाम पर पैसा आप खा रहे हैं, शराब के नाम पर आप पैसा खा रहे हैं, मंत्री आपके जेल में हैं, मुख्यमंत्री शराब के नशे में रहते हैं पंजाब के। मुझे इतना बता दो, आम आदमी पार्टी में नैतिकता बची भी है कहीं या नहीं बची है? नहीं, ज्योति ये तो पूरी डिबेट खाना चाहते हैं, ये पूरे विषय का यहाँ पर बदल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप नहीं है, नोटा से कम वोट आए आपके, और 5 राज्यों में एक भी ऐसी सीट नहीं है जिसमें जमानत आपकी बची हो। जमानत जिसकी पार्टी की जब्त हो गई हो वो यहाँ पर आकर भाषण ना दे। मैं चर्चा को अभी आगे ले जाती हूँ। अरे आने वाला समय आने वाले टाइम में देख लेंगे, और पूरे हरियाणा ने देख लिया है, बार बार देख लिया है। चलिए
आप लोगों ने पता नहीं कहाँ तक के विषय की आप लोगों ने बात कर ली है, क्योंकि अगले उत्तर में आप जो मुद्दा हमने डिसाइड किया उस पर भी बोलिएगा। तो अरविंद केजरीवाल केवल समय की बर्बादी है अभी। आप रुकिए, वंदना भोप लीजिए। सुभाष जी, शुरुआत में बाबरिया हालांकि पूरी तरह से हुड्डा के खेमे में या भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में नजर आ रहे थे, उनके कई बयान हम देखें। समय वो भी आया जब एसआर के गुट उनकी शिकायत करने के लिए कहीं ना कहीं पहुंचा, जब ऑब्जर्वर भेजे गए, कोऑर्डिनेटर भेजे गए। लेकिन अब अचानक एक बैठक हो जाती है, उसके बाद बाबरिया ही कहते हैं मंजूरी मिल गई है, शैलजा की तारीफ भी करते हैं कि अच्छे भाव से शुरुआत की गई, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। क्या वजह देख रहे हैं आप? ज्योति जी, आज आपने बेहद प्रासंगिक मुद्दा उठाया है जी, और वो मैं इसलिए क्योंकि इसके पीछे बड़ा मजबूत आधार है। मैं पहले भी चर्चा आपने कई बार इस पार्टी के संगठन को लेकर आपने की है और मैं उसमें शामिल रहा हूं। मेरा ओपिनियन बहुत स्पष्ट रहा है इस पार्टी के बारे में, और खासकर इस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का जो अपीयरेंस होता है, जो उनकी वे ऑफ डीलिंग होती है, उसको लेकर मैं बेहद स्पष्ट हूँ। और आज भी मेरा मत बहुत स्पष्ट है, क्योंकि इस पार्टी का हरियाणा में प्रभारी की जो लिस्ट है वो सूची बड़ी लंबी है। और ये सूची इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी मौसम की तरह बदले जाते रहे हैं। जैसे ठंड है, गर्मी है, बरसात है, शरद ऋतु है, तो ऋतुओं से भी ज्यादा तेज गति से यहाँ प्रभारी कांग्रेस के बदले जाते रहे हैं। अगर 3-4 नाम आप मुझे अनुमति दें, गुलाम नबी आजाद, विवेक बंसल, उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल और दीपक बाबरिया, उनसे पहले को मैं छोड़ देता हूं। तो जिस तेज गति से आप प्रभारी बदल रहे हैं और जिनके निर्देशन में आप ये उम्मीद करते हैं कि पार्टी पूरा प्रदेश एकजुट होकर काम करे, संगठन मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी जैसी बेहद मजबूत और बेहद सक्रिय पार्टी का सामना करे, उससे आप ये उम्मीद करते हैं और आप ऋतुओं की तरह से आप अपना प्रभारी आप बदलते हैं। एक बात। दूसरी चीज, मैंने पिछले जब आपके साथ इस चर्चा में मैं शामिल रहा था तभी मैंने ये बातें कही थी कि ये जो दो प्रभारी, एक प्रभारी जो दीपक बाबरिया जी हैं, क्या इनको नेशनल प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया है? मैं नहीं मानता। तभी मैंने ये बातें कही थी कि गांधी परिवार की सहमति से इनकी नियुक्ति होती है। और इसके पीछे ये कहने का मेरा स्पष्ट, आज मैं ये बात कह रहा हूँ आपके चैनल पे, कि गांधी परिवार ही रियल प्रेसिडेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक मुखौटा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि जब गांधी परिवार पहले प्लीज ये मुखौटा आपको आपत्ति अपने से मेरी बोली है। फिर आप मेरी बात काटिए। आप करते हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार के बीच में मेरी बात सुन लीजिए। आपके पास ही आ आपके पास सवाल के साथ हमारे सुरेश गौड़ जी आपका स्वागत है। आप मेरी बात तो क्या आपको अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से सुना आपके विचार को। और अगर आप असहमत हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत है। मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कों के आधार पर कह रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। म्यूट करा रहे हो। मैं आपको कह रही हूँ कि इनकी ठीक बात आपके पास ही आ रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार, इनके अपने विचार के हैं, ये अपनी बात को कह रही है, नहीं दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। आपके पास आपको जो कहना है कहिएगा अपने समय। आप सहमत न रहें कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए इस विषय पर तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए गए उस वक्त भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है। जिस शब्द से आपको आपत्ति उस वक्त भी बहुत चर्चाएं हो चुकी है। इसे लेकर अभी आप सुनिए, सुरेश जी को म्यूट करेंगे से आप। मोदी जी के बारे में आप नरेंद्र मोदी के बारे में बात बोल रहे। जब आपकी बात ये कही जाती है कि गांधी परिवार ने, राहुल गांधी ने सहमति दे दी संदीप जी को, गांधी परिवार से, अरे आपको क्या दिक्कत है? गांधी परिवार की पार्टी है और मैसेज तो आप यही देना चाहते हैं कि गांधी परिवार ये रियल प्रेसिडेंट है और वो मुखौटा है। मैं बारंबार अपने शब्दों पे, ये कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है और मैं इस पर फर्म हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ,
मुझे लगता है आप मेरी बात सुनना पसंद नहीं करते कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। आपकी पार्टी में अगर लोकतंत्र होता तो शायद ये हालात हरियाणा कांग्रेस के नहीं देखने को मिलते। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ज्योति जी, आप देखिए देश में व्यवस्था है, प्रशासनिक दृष्टि से भी व्यवस्था है कि आप किसी IAS IPS को किसी जगह पर लगाते हैं और उससे प्रभावी कामकाज, उसका आउटपुट अच्छा चाहते हैं तो कम से कम 3 साल का उनको आप मौका देते हैं कि 3 साल उस पद पर रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था दी हुई है। 3 साल कम से कम आप लगाते हैं तो उससे आउटपुट की आप उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ तो आप किस तरह से बदलते हैं ये आप देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो SR के गुट है उन तीनों नेताओं को भी सहमति कहाँ से मिलती है? गांधी परिवार से मिलती है। और दीपक बावरिया जी को भी सहमति कहाँ से मिलती है? गांधी परिवार से मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके पीछे कहने का मेरा आशय ये है कि ये एक खतरनाक स्थिति है श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए। उनके लिए गांधी परिवार ने ये संदेश दे दिया है कि आप हमारे गुड बुक में नहीं हैं और इसीलिए आपके साथ साथ एक दूसरी लाइन भी चलाकर हमको हरियाणा में रखनी पड़ रही है। अगर ऐसा ही होता तो एक मुश्त होकर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? क्यों अलग अलग कार्यक्रम दोनों गुटों को कहने उन्होंने सहमति दे दी? एक दूसरी बात कि ऐसा मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का विकल्प गांधी फैमिली लगता है शायद खोजने में जुट गई है और इसीलिए इस प्रकार की स्थिति यहाँ पैदा हुई है। और ये किसी और के लिए नहीं, ये तो उनके लिए ही खतरनाक संदेश है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए कि अगर वो गुट साथ साथ अपना प्रोग्राम चला रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, अध्यक्ष क्या करेगा, वो क्या निर्णय लेंगे, क्या वो आप संगठनात्मक देखिए कितनी बड़ी कमी है अनुशासनात्मक कि आपके 3 बड़े नेता जो 2 लोग हैं अन्य राज्यों के प्रभारी हैं और वो यहाँ आकर अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वो क्या अध्यक्ष से उन्होंने अपनी संगठनात्मक दृष्टि से कोई समझ सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि क्या कोई पार्टी का कार्यकर्ता अलग अपनी अगर प्रोग्राम चलाता है, कोई ऐसी योजना या कोई ऐसा काम चलाता है, कोई ऐसी रैली करता है या किसी तरह की छोटी एक नुक्कड़ सभा भी करता है तो वो अपने संगठन के प्रभारी से चाहे जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष तो इनके हैं नहीं कहीं जो कोई किसी से पूछेगा, तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष है उनसे तो पूछेगा, प्रदेश का प्रभारी है उनसे तो पूछेगा। उनसे सहमति ली गई थी क्या? नहीं ली गई थी। क्या उनसे पूछकर उन्होंने इस प्रकार के अपनी योजनाएं, अपने प्रोग्राम बनाए हैं जो अलग अलग जिले में अलग अलग जगह पे वो जा रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं? तो संगठनात्मक तो सबसे बड़ी खामी ये स्वयं जनता के सामने रख रहे हैं। तो इसी के आधार पर मेरा ये ओपिनियन है। आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं? सुरेश गौड़ जी आपका स्वागत है। आप तर्कों से काटिए, तथ्यों से काटिए मेरी बात को कि अगर मैंने कोई गलत कही है। जी ज्योति सुरेश जी, देखिए ये जिस बात को लेकर आपको बुरा लग रहा है उस वक्त भी मीडिया में चर्चाएं थी, क्या रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने कहा कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपना अध्यक्ष चुना है। ये ठीक है, आपको एक शब्द के लिए बुरा लगा, लेकिन मैं चाहूंगी आप प्रश्न का उत्तर दें। सुभाष जी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं संकेत दे दिए गए हैं हाईकमान की ओर से, उनके पैरेलल ये गुट खड़ा किया जा रहा है जिसको पहले मंजूरी नहीं थी, अब उन्हें मंजूरी भी मिल गई है पैरेलल कार्यक्रम किए जाने की। ज्योति जी, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, जिनको सुभाष जी ने जो शब्द बोला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और आपने भी कहा कि उनको तब चुना गया तब भी ये रिमोट कंट्रोल वाली बात बोली। मैं ये कहता हूँ आपको, ये तथ्य पे आधारित बात है, आप इसको अपने लेवल पे चेक कर लेते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस के PCC डेलीगेट जैनी कार्यकारिणी के सदस्यों की वोटिंग के बाद ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ। और एक बात और कहता हूँ दावे के साथ, आज की डेट में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं। बीजेपी की हमारी तरह कार्यकारिणी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक का इलेक्शन करा लो, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधान बन जाए तो मुझे कह दें 60-70% बीजेपी भी खिलाफ है, दोनों अमित शाह और मोदी जी के। और हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटिंग के जरिए चुना गया, मैं उस चयन की कड़ी में आसाम में DRO था, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर था आसाम में। मैं खुद ड्यूटी करके आ रहा हूँ। 3 महीने, जुलाई का समय था, जून जुलाई में आसाम में था। आप जो कह रहे थे मैंने खुद ही कह दिया, आप लोगों ने कहा कि हमने तो इलेक्शन कराया है। आपकी बात मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, मैं खुद ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने उस वक्त भी कहा था। लेकिन सुरेश जी देखिए एक बात बताइए, अब तक ये लग रहा था कि फ्री हैंड दिए जाने की बातें इसलिए भी थी चूंकि उनकी पसंद के ही प्रदेश अध्यक्ष बने। राज्यसभा की एक सीट है दीपेंद्र हुड्डा के, वहां से ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं,
बार बार हम कहते हैं 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों में भी एक उनके खेमे के माने जाते हैं, ज्यादातर डेलीगेट्स में भी उनकी सुनी गई है। जितनी भी लिस्ट अब तक संगठन की आई, ज्यादातर उनके खेमे के यानी भूपेंद्र हुड्डा साहब के खेमे के माने गए लोग। लेकिन अब ये फैसला लेना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए सोचने वाली बात नहीं होगी कि अब कहीं ना कहीं हाईकमान का मूड चेंज हो रहा है इलेक्शन से पहले? नहीं ज्योति जी, देखिए आप हमारी कांग्रेस पार्टी की कोई खबर ऐसे चलाते हैं तो उसमें आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में एकजुट है। अलग अलग नेताओं के अलग अलग एरिया हैं। जैसे सुभाष जी ने अभी कहा कि 2 दूसरे प्रदेशों के प्रभारी हरियाणा में यात्रा निकाल रहे हैं। क्या वो हरियाणा के नहीं है? क्या कुमारी शैलजा जी या रणदीप सुरजेवाला जी, ठीक है, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पार्टी के प्रति अपनी ड्यूटी निभाते हुए दूसरे प्रदेश यानी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, कर्नाटका के प्रभारी भी हैं, तो क्या वो हरियाणा में राजनीति नहीं कर सकते? क्या वो कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में लोकसभा की 10 और आगे जो विधानसभा में सरकार बनानी है उसमें अपनी भूमिका नहीं निभा सकते? प्रभारी बनने का यह मतलब तो नहीं है कि वो हरियाणा में नहीं करेंगे। जैसे मेरे साथी अभी सुभाष जी बोल रहे थे, आपके राजनीतिक विशेषज्ञ, मेरा यह कहना है कि फ्री हैंड की जो बात है ये हाई कांग्रेस आलाकमान का, ये ऊपर के लेवल की बात है। जब भी प्रदेश में चुनाव होता है विधायकों की राय ली जाती है, तो आज की डेट में अगर आपको यह लगता है कि भाई भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ विधायक ज्यादा हैं तो इसलिए आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो वो तो है ही। एक्चुअल बात है कि 30 हमारे जो विधायक उनमें से लगभग 25-26 विधायक उनके और विधायक दल के नेता हैं। विधायक उनके साथ तभी तो नेता हैं। और कल को हमारे जो विधायक चुन के आएंगे उसमें हाईकमान का भी रोल होता है और विधायकों का उनकी भी राय होती है। तो चलिए, वो विधायक दल के नेता नहीं थे पिछले कार्यकाल में, तब भी उनके साथ थे विधायक। तो जी पिछली बार जब देखिए सीएलपी, अब ठीक है विधायक दल के नेता के उनके साथ विधायक है, उनके आसपास के इलाके से चुनकर आए विधायक, वो मैंने खुद ही कह दी बात, तो मैं खुद ही कह रही हूँ। लेकिन अब जो कहा गया है, पहले तो बाबरिया पत्र लिख रहे थे, लेकिन अब क्या कोई संकेत दिया गया है? सुभाष जी का भी सवाल और मेरा भी सवाल आपसे। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि बाबरिया जी ने पहले पत्र लिखा। बाबरिया जी प्रदेश के प्रभारी हैं और अगर उनके नॉलेज में या उनके कार्यालय के संज्ञान में कोई चीज नहीं थी, उन्होंने पत्र लिखा। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है कि एक व्यक्ति ने जो बोल दिया कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। हमारे यहाँ इतने सीनियर नेताओं को पत्र लिखना ये हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, यही खूबी है हमारी। ये देखिए कि बाबरिया जी अपने समांतर प्रभारियों को, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव को पत्र उन्होंने लिखा जो आपके मीडिया ने दिखाया है, उससे हम डिनाई नहीं करते। ऐसा पत्र लिखना प्रदेश के प्रभारी द्वारा अपने से भी सीनियर, बाबरिया जी ने जब जनरल हाउस की मीटिंग ली चंडीगढ़ में बोला कि मेरे से भी सीनियर जनरल सेक्रेटरी है, इतना मान सम्मान हरियाणा के नेताओं के प्रति उनके मुंह से। चलिए पंजिटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंजिटा जी, पत्र लिखा गया थोड़ी दिन पहले, 16 तारीख को शायद लिखा गया था, उसमें तो अनुशासन की बात कर रहे थे। बाबरिया जो कर रहे थे अनुशासन की बात, सुरेश जी बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, कि पार्टी में लोकतंत्र है। वो कह रहे थे जो अनुशासन की पालना नहीं करेगा उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। एक तरह से हिदायत दी गई थी एसआरके को। नहीं, ज्योति जी, ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है और अनुशासन की जहाँ तक बात है तो देखिए केवल प्रभारी के बस की बात नहीं है ये, इनसे भी जो है ये संभलने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान जी, वो NTSR के हैं और ये सारा प्रदेश जानता है। जग जाहिर बात है कि जो उदयभान जी का रवैया है वो जो और सीनियर नेता है उनको कुछ नहीं समझते। जो उनकी भाषा रही है, जो जब बयान उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है SR के गुट के नेताओं के बारे में, तो उनका बड़ा एक नेगेटिव, कोई रैली हो, कोई मंच पे बुलावा हो या कोई भी और बात हो, तो एक बड़ा नेगेटिव सा उनका एक रिप्लाई आता है। तो उससे साफ पता चलता है कि ये जो है, और जब तक प्रदेश अध्यक्ष का रवैया ऐसे ही नेगेटिव रहेगा तो बाबरिया जी के भी ये बस की बात नहीं है। डैमेज कंट्रोल जितना मर्जी करते रहे, लेकिन चलिए हम सारी की सारी जो खामियां हैं और कमियां हैं वो भाजपा की हमेशा डिबेट पे बैठ के करते हैं। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं यहाँ सुभाष चौधरी जी की बात का समर्थन करता हूँ। इस बात में जो इन्होंने वर्ड मखौटा यूज किया है, कोई गलत वर्ड शब्द नहीं है ये हिंदी में। मैं इसे डमी क्या एक जैसे मोदी जी के होते हुए कोई ऑर्डिनेंस फाड़ सकता है क्या? मैं मोदी जी को, चलिए जो कमियां है सरकार की मानते हैं, हम जो हम करते हैं,
मोदी जी बहुत स्ट्रांग प्रधानमंत्री हैं। मैं बड़े जिम्मेवार, चाहे विपक्ष में है, कोई उठा के ऑर्डिनेंस फाड़ देगा क्या मोदी जी के होते हुए? मतलब कोई चू भी नहीं करता आज भाजपा में। और राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़े अच्छे प्रधानमंत्री रहे, मैं उनकी भी बहुत तारीफ करता हूँ। और इकोनॉमी को लेके, देश को लेके मैं ऐसा कोई उनमें कोई वो नहीं निकाल रहा, लेकिन वो भी एक डमी पीएम थे। मैंने उन्हें भी सोनिया गांधी जी के आगे ऐसे हाथ जोड़ते खड़े देखा है, ऐसी तस्वीरें भी आई है। तो क्योंकि एक G23 जो आप कह रहे हैं ना, हुड्डा जी एक G23 के, ये मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का चुनाव इसलिए कराया गया था क्योंकि विरोध हो रहा था कि गांधी परिवार के हाथ में नहीं रहना चाहिए। और उसमें विरोध करने वालों में G23 में सिब्बल जी हो, गुलाम नबी आजाद जी, उनमें हुड्डा जी भी G23 के एक नेताओं में से थे। वो एंटी गांधी जो एक ग्रुप बना था G23। बाद में चलो सिब्बल जी चले गए, समाजवादी में 22 हो गया, गुलाम नबी आजाद जी भी चले गए। तो ये कांग्रेस की जो बातें हैं, ये जितना मर्जी छुपाने की, अनुशासन की, ये जो ये सारा ढकोसला है और क्या है। कांग्रेस के खुद के नेता जानते हैं अंदर से, और ये भी जानते हैं, इनके प्रवक्ता भी जानते हैं अच्छी तरह से कि उदय भान जी का भी जब प्रदेश अध्यक्ष का ही रवैया नेगेटिव है तो बाकी किसका क्या होगा। और ये तो सरेआम कह रहे हैं, चलो एक विधायक दर किसी के साथ विधायक होना, तो भजन लाल जी के साथ भी थे विधायक, तो चलो वो क्या कारण थे, क्या सीडी थी, क्या कुछ था, वो बातें अलग है, उनमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो इनकी आपसी फूट है ना, ये जितना मर्जी इसको दिखाने की कोशिश करें, ये बावरिया जी के बस की बात नहीं है। ये उनके कंट्रोल के बाहर की बात है। जैसे पहले जो जितने वो गए हैं प्रभारी यहाँ से हरियाणा में, उन्होंने भी सबने हाथ खड़े कर दिए थे। तो किसी का आप देखिए संगठन भी ना बनने देना, लिस्ट चाहे अशोक तंवर जी हो, शैलजा जी रही हो, और अब भी क्या किसको कोई क्या रोक रहा था। तो अगर ये नेताओं को अगर आप नहीं करेंगे तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर ये डैमेज कंट्रोल, अगर ये सिर्फ आप कहते हैं कि यात्रा को हरी झंडी दे दी, केवल यात्रा को हरी झंडी देने का नई बात बनेगी। अगर आप सारा कंट्रोल डिबेट को अब वाइंड अप की ओर ले जाते हुए पोपली जी, आज शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा का बचाव किया कि ईडी से पूछताछ, ईडी की पूछताछ को लेकर कहा है कि सरकारी एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये बचाव किया जाना, क्या ये भी इसको जोड़कर तो देखा जा सकता है। और अब बाबरिया जो दावा कर रहे हैं कि सब मिलकर बीजेपी को टक्कर देंगे, अजीत हासिल करेंगे, अगर मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं चुनौती साबित हो सकती है बीजेपी के लिए। देखिए, दो चीजें हैं। एक आपने कहा कि ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, जो असंभव बात लगती है, और चुनौती तो ये कभी थे ही नहीं। मैं कुछ एक विषय है जो अभी पत्र की भी यहाँ पर चर्चा हुई, उसके बारे में कहना चाहूंगी। आज इनके प्रभारी कह रहे हैं कि अच्छी भावना से शुरू हुई यात्रा। मुझे याद है कुछ दिन पहले की बात है जब इन्होंने पत्र लिखा था, और पत्र में मुझे भाषा भी मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि पार्टी लाइन से हटकर और नेतृत्व की अवज्ञा करके किया गया कोई भी कार्य स्वीकार्य नहीं होगा। अब वो अच्छी भावना में कब बदल गया, ये तो यही बेहतर बता पाएंगे कि उसके पीछे कारण क्या था। लेकिन एक कारण मुझे बड़े अच्छे से समझ आता है कि क्यों ये अभी तक इस कार्यक्रम को अधिकृत नहीं बताया गया था। उसके पीछे कारण था कि कहीं ना कहीं ये जो तीनों नेता हैं हुड्डा जी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं कोशिश थी हुड्डा जी के द्वारा कि ये मेरी ही पार्टी बनकर रहे, पहले मैं मुख्यमंत्री रहा, और अब इसकी जो लीडरशिप है, सरकार तो आनी नहीं है, लेकिन इसकी जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा के पास चली जाए। तो उसको उनके जो चैलेंज करने के लिए इन तीनों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अब ये प्रोग्राम किया। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन था उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया था। लेकिन जब ऊपर से राहुल गांधी जी के द्वारा, जो कि कथित कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जहां पर इकट्ठे होकर बैठना घटना बन जाए, वहां पर और क्या देखा जा सकता है, वहां पर क्या और समझा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर अभी बात हुई यात्रा को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में सभी थे। मुझे ज्योति जी एक यात्रा वो भी याद आती है, एक खाटी यात्रा थी, उसमें भी सभी थे। सभी दिल्ली में स्वागत करने के लिए खड़े थे, राहुल गांधी का स्वागत हो रहा था, और कैसे आपस में एक दूसरे पे लाठियां मांझी गई वो हम सभी ने देखा। तो ये कहीं ना कहीं जो एक निपटाने की प्रक्रिया है हुड्डा जी के द्वारा, वो करने की कोशिश की गई थी, और उसको कहीं रुकावट डाली गई है, उसको रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन ये हुड्डा जी हैं, ये हम पूरे 10 साल से देख रहे हैं
चाहे कोई भी प्रभारी रहा हो, कोई भी अध्यक्ष रहा हो, कि किस प्रकार से निपटाते हैं, तो आने वाले समय में भी कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन पार्टी जो है धीरे धीरे ये 4-5 लोग रह गए, आपस में एक दूसरे को पत्र लिखते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को कहते रहते हैं, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दूर जाते जा रहे हैं। तो ये पार्टी में बस ये 4-5 लोग ही आपस में एक दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, और वो हमारे सामने आता रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचती तो आज ये दशा नहीं होती, ये हालत नहीं होती। सुखबीर तंवर जी, आखिरी कमेंट आपका। ज्योति जी, जिस प्रकार से आपने सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को शामिल किया, चलो ठीक है, आपका अधिकार है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि आम आदमी पार्टी विगत के 10 वर्ष की विफलता के विरुद्ध हर उस विफलता को आम आदमी तक ले जाने का प्रयास कर रही है और 1 साल से प्रयास किया है। निश्चित तौर पे हम सफल रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं मात्र 30-40 सेकंड में वो सारी विफलताएं गिनवा देता हूं। शिक्षा में स्कूल गिनवाए भी नहीं, आप मानेंगे भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहुत बारी पूछती हैं कि कौन से स्कूल बंद, पहाड़ पर खड़े होकर, कौन से स्कूल बंद, के पहाड़ पर खड़े होकर 5 आप क्या गिनाना चाहते हैं? स्वास्थ्य मुझे इतना बता दीजिए, दिल्ली में नकली दवाइयाँ क्यों बिक रही हैं? क्या ये पॉसिबल है कि 9 से 1 बजे के समय के बीच में 500 लोगों को का चेकअप करा जा सके? तो मंदिर में दर्शन नहीं होते, जितनी देर में चेकअप कर दिया जाता है। अगर आप आरोप लगाएंगे बीजेपी को भी अधिकार के फिर उत्तर देने का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो प्रयोगशालाओं में पैसे कौन से दिए जा रहे हैं? आपको कोई दिलचस्पी नहीं है कांग्रेस पार्टी में? मुझे लग रहा है हर एक बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और टीचर्स को मिलते हैं 2 लाख रुपए। वो बाकी पैसा कहाँ गया? शीश महल में जो पैसा लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो क्यों खर्चा जा रहा है? जो मंत्री है वो जेल वंदना पोपली जी, जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने 5 लाख, ठीक है, आप कह लीजिए, आप कह लीजिए, आप लोगों का फिक्स है, आम आदमी पार्टी का फिक्स, आप लोगों को अपनी बातें बोलकर जानी है। तो शुरुआत में बोलेंगे या फिर एंडिंग में बोलेंगे? बोलेंगे जरूर। पोपली जी, इनको बोलने दीजिए, समय बच जाएगा थोड़ा सा, इनको बोलने दीजिए। तो बात अलग है, आप इसको अलाउ कर रही है, यहाँ पे प्रचार का साधन है ये। आप झूठे पोपली जी, इनको कांग्रेस पर नहीं बोलना, लेकिन ये डिबेट में शामिल है, मैं इनको टाइम दे रही हूँ। हो हल्ला करने में कोई फायदा नहीं है। सुभाष जी को मैं आखिरी कमेंट के लिए समय नहीं दे पाऊंगी ऐसे। नहीं, फिर तो मैं आप लोगों की लड़ाई में समय नहीं दे पाऊंगी। मैं आप जो कह रही है मैं कह चुकी हूँ, आप जो कह रही है मैं कह चुकी हूँ, मैं कह चुकी हूँ, मैं कह चुकी हूँ। बोल सकते हैं, विषय पे बोल सकते हैं तो बोले, नहीं तो आगे चलिए आप। अगले नहीं, सुखबीर तंवर जी, आपने पिछले जवाब में भी समय बर्बाद किया और इसमें भी आपने समय बर्बाद किया। कोई जिद नहीं कि आप अपनी मर्जी से बोलेंगे। नहीं, कोई बर्बाद नहीं किया, नहीं किया आपने। बात करनी पड़ेगी। इनको म्यूट कीजिए। हरियाणा प्रदेश नहीं, आपने डिसाइड करेंगे आपको क्या बोलना है, विषय पर बोलना होगा। सुभाष जी, वंदना पोपली जी, आप भी सुने अभी। वंदना पोपली जी, आप भी सुने, अभी सुने। सुभाष जी, क्या ये शक्ति प्रदर्शन कामयाब हुआ है एसआरके को? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि गांधी परिवार की सहमति से जरूर वो कामयाबी के सामने है और भूपेंद्र जिंदा उनके खिलाफ तो बिल्कुल वो सामने आ रहे हैं मजबूती से और वो संदेश दे रहे हैं। मेरा केवल ये कहना था, मैंने उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मैं तो पार्टी के कामकाज को लेकर मैं बात कर रहा था और पंजेटा जी ने जो बातें ग्रुप 23 वाली बातें कही है, क्योंकि उस लेटर पर हस्ताक्षर करने वालों में से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी एक थे। मैं सहमत हूँ पंजेटा जी की इस तर्क से और इस तथ्य को जो उन्होंने उभारा है, बिल्कुल सही बात है कि वो बात कहीं ना कहीं गांधी परिवार के मन में है और वो कचोट है कि ये भी उस ग्रुप 23 में शामिल थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया था, एक तरह से विद्रोही तेवर अपनाया था। तो आखिर गांधी परिवार कैसे इनको खुली छूट हरियाणा में दे सकता है? मेरी आशंका इस बात को लेकर है। और दूसरी चीज ये है ज्योति जी, मुझे लगता है कि जो बातें मेरे दिल में है वही बातें सुरेश जी के दिल में भी होंगी, लेकिन एक पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में वो बात ये नहीं कह सकते कि आखिर आज आप डिवाइडेड हाउस को लेकर मतदाताओं में कैसे जाएंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? कौन आपका नेता है? दूसरा, संगठन जो वंदना पोपली जी ने बात उठाई, बहुत तार्किक बात है कि क्या
दृष्टि से पूरी तरह फेल है। आपके जो नियम शर्तें एक पार्टी को चलाने की है, संगठन को चलाने की है, क्या आप उसका आपके पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रह गया है? जो मर्जी चाहेगा आएगा गांधी परिवार से वहां से सहमति लेकर और अपनी धारा यहाँ बहाने लगेगा। तो क्या ये संगठन है? मतदाता कैसे आपको स्वीकार करेंगे? ये तो एक सवालिया निशान इनके लिए ऐसा यक्ष प्रश्न इनके सामने आ गया है जिसका उत्तर तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास अभी है। और फिलहाल आने वाले चुनाव में अगर यही स्थिति रह गई तो ये बहुत खतरनाक, मैं सब यूज करता, मैंने पहले भी कहा ज्योति जी कि इनके लिए बहुत खतरनाक स्थिति होने वाली है अगर इस प्रकार से डिवाइडेड हाउस लेकर जाएंगे और इसको एकमुश्त करने की कोशिश अगर नहीं जी इन्हें स्वीकार करने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। सुरेश जी कुछ कह रहे हैं? जी बहुत संक्षेप में बोलिए। चाहे गांधी परिवार हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, अभी बात चल रही थी कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बदलते रहते हैं। मैं ये कहता हूँ हमारे अभी जो प्रभारी जी हैं दीपक बाबरिया जी या मनोहर लाल खट्टर को चलता करके फिर तो तभी बदल दे हाईकमान। चाहे गांधी परिवार बदले, मैं आपकी बात से बड़ी करता हूँ, चाहे खड़गे जी बदले, प्रभारी दीपक बाबरिया जी मनोहर लाल खट्टर की सरकार को चलता करने से पहले नहीं बदले जाएंगे। ये मैं आज आपके ज्योति जी ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपके चैनल पर। दूसरी बात है पंजेटा जी ने, चलिए समय बहुत ज्यादा बचा नहीं चुनाव में भी। कुछ लगता नहीं जी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मोदी जी के बारे में शुक्रिया सभी का आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम कांग्रेस को लेकर कर रहे थे। मुद्दा ये, क्या कांग्रेस हाईकमान के प्रयास रंग लाएंगे? क्या हरियाणा कांग्रेस को एकजुट कर पाएगा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान? इसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।